हेलो एवरीवन। सो या तो ये एल्यूरिंग सा थंबनेल देख के तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा, राइट? या फिर तुम ऑलरेडी डिप्रेस्ड हो, काइंड ऑफ थिंक कि हाँ भाई यही सब टॉपिक देख रहे हैं, तुम्हें मेरा इंटेंशन पता होगा कि मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ। ओके, सो फॉर बोथ रीजंस लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड आई वुड से अगर देखना है तो इसको डाउनलोड करके फिर देखो, एड फ्री। ओके है ना, एड्स वगैरह वरना फालतू में आएंगे बीच में। ओके, सो है क्या वीडियो में, पहले वो बात कर लेते हैं बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। थंबनेल ऐसे ऐसे लगे होते हैं ना, मेरी भी फीड में आते रहते हैं वीडियोस, ऐसे यूट्यूब रिकमेंड करता है। खैर, बात करेंगे सारे टॉपिक्स पे एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू दैट मेंटल सपोर्ट। और वो होता है ना कि हम दूसरों को ऐसा देख देख के हम खुद पे डाउट करने लगते हैं कि मेरा क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों नहीं कर पा रही, मेरे में क्या कमी रह जा रही। सो वट्स एवर नॉलेज आई हैव, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि स्लाइड्स में है क्या क्या। तो यस, कुछ बातें जो तुमको अपने माइंड में रखनी है एंड ये सारी जो भी ये मतलब अच्छी अच्छी लाइनें बहुत लगती हैं, वो उस पर रिलेटेड कुछ बातें मुझे आपसे शेयर करना कॉमन है। एंड यस, एट द एंड मैसेज फॉर यू, थिंग्स टू कीप इन माइंड, जिससे एक्चुअली सिलेक्शन हो सकता है। एंड अभी तक अगर तुम समझ गए तो यहीं पे वीडियो बंद कर दो और ये मतलब स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास ये स्लाइड का और जाओ, ठीक है। बट मैं तो एक्सप्लेन करूँगी सारी चीज़ों को बिकॉज इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। मेरे को ऐसा ईमेल्स वगैरह थे। वेल, लेट्स स्टार्ट। तो वी आर नॉट द सेम ब्रो, ओके, डोंट डाउट योर सेल्फ। हम सब एक जैसे नहीं है। फालतू बातें हैं ये कि मैं कर सकती हूँ, तुम भी कर सकते हो, तुम कर सकते हो, मैं, ये सब फालतू बातें हैं, सब फालतू बातें हैं। हम एक जैसे नहीं है, कोई दुनिया में एक सा नहीं है। हम सब अलग अलग तरह के डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। हमारा बैकग्राउंड अलग है, हमारी फैमिली सपोर्ट का सिस्टम अलग होता है, फाइनेंशियल कंडीशन हर किसी के अलग अलग हैं, और माइंडसेट भी अलग होता है। और कितना हम अवेयर है चीज़ों के बारे में वो भी मैटर करता है। कोई स्टूडेंट है, उसको अवेयरनेस ही नहीं इस चीज़ की, वो समझ ही नहीं पा रहा कि ज़िंदगी में मेरे को करियर भी बनाना है। वो कहीं ना कहीं खोया हुआ है, वो समझ ही नहीं पा रहा खुद भी कि यार मैं अपना अपना समय सत्यानाश कर रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ टाइम। टॉपर्स के इंटरव्यूज़, मैं ये नहीं कह रही कि वो इंटरव्यूज़ ख़राब है या इंटरव्यूज़ नहीं देखने चाहिए, डिपेंड्स, ठीक है। बट अगर बिंग वॉचिंग कर रहे हो, बस देखते ही जा रही है सब, तो ऑब्वियस सी बात है ना, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अवेयरनेस का भी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी जैसे कि एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करते हैं पहले पॉइंट से। देखो, बिलीव इट और नॉट, बट जो इंग्लिश मीडियम से जैसे कोई बच्चा अच्छे से अच्छा स्टूडेंट है, मैं हर एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रही, हर एक मीडियम में हर तरह के स्टूडेंट होते हैं। बट अगर कोई ठीक ठाक सा स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल सीबीएसई बोर्ड जो होता है और जो आईसीएसई बोर्ड होता है, सुना है कि काफ़ी अच्छा होता है ना। तो अब तुम खुद सोचो, तुम हिंदी मीडियम के हो, ठीक है, एंड तुम्हें रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो तुम क्या करते हो? तुम रीडिंग करते हो ना, कहते हैं ना कि रीडिंग करो उससे इंग्लिश इंप्रूव होगी, रीडिंग करो, रोज़ 4 पन्ने पढ़ो, ऐसे बोलते हैं। बट जस्ट थिंक, जो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है या आईसीएसई बोर्ड का है स्टूडेंट, वो तो बचपन से रीडिंग करता आ रहा है, उसकी तो सारी टेक्स्ट बुक इंग्लिश में ही थी, वो राइटिंग भी इंग्लिश में करता आ रहा है। सो दिस वे उसका कॉम्प्रिहेंशन कहीं ना कहीं ऑलरेडी मजबूत होता है ना। और वो लिख पा रहा है, अगर इंग्लिश पढ़ पा रहा है इंग्लिश सही से, तो उसकी वोकैबुलरी तो मजबूत ही होगी ना। बिना वोकैब, अगर बिल्कुल ही मजबूत नहीं है वोकैब, तो वो कैसे समझ पाएगा मीनिंग को, या फिर कैसे लिख पाएगा आंसर, राइट? सो जस्ट गेट इट कि हम सबका बैकग्राउंड अलग है एजुकेशनल, है ना। तो तुम्हारा जो बैकग्राउंड है, तुम उस हिसाब से तुम्हारी स्ट्रैटेजी होगी और वहीं से तुम आगे बढ़ पाओगे। और तुम कंपेयर करने लगते हो कि नहीं उसके इंग्लिश तो इतने दिन में इंप्रूव होगी, उसका ऐसे हो गया वैसे हो गया, ऐसा नहीं होता। सारी चीज़ें आपके बैकग्राउंड पर डिपेंड करती हैं। ऐसे कंपेयर करके कि नहीं उसका 1 साल में हो गया, मुझे 4 साल क्यों लग रहे हैं, मुझे 4 साल क्यों लगे, हम खुद को बस बिलिटल करते रहते हैं और अंदर ही अंदर अपने आप को कोसते रहते हैं। ऐसा नहीं होता, हर किसी का कंडीशन ही अलग होता है, हमारा कंडीशन एक जैसा है ही नहीं, है ना। सो यू गेट इट। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश है ना, इंग्लिश सब्जेक्ट। बाकी तो मजबूत कर लेते, बट इंग्लिश में प्रॉब्लम होती। सो कीप इट इन योर माइंड कि हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग है। तो गलत नहीं है, हिंदी मीडियम को मैं गलत नहीं बोल रही, हालांकि आज के ज़माने के हिसाब से कहीं ना कहीं गलत ही है, कहाँ काम आता है ये, है ना। बट महंगा भी पड़ता है इंग्लिश वाला। वेल, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। सो कीप इट इन योर माइंड कि हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग अलग है। सो अगर किसी का इतनी जल्दी हो जा रहा है, हमारा को थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, तो इट्स फाइन, राइट। हम ऐसा कोई रेस में नहीं है इतना। हाँ ठीक है, जॉब बहुत जल्दी चाहिए होती, बिल्कुल चाहिए होती, हमारी ज़रूरत है। बट हम इसके लिए कर क्या सकते हैं, ये तो सोचो ना। तो तुम जो कर सकते हो तुम बस वो करो, और फालतू का अपने पे डाउट मत करो। डाउट करोगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तुम्हारा लो होता चला जाएगा, और अगर जितना तुम लो कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाओगे, उतना ही तुम्हारे बेकार मार्क्स आएंगे। सो जस्ट डोंट कंपेयर योरसेल्फ। हर किसी का अपना अपना बैकग्राउंड होता है, हर किसी का अपना अपना अलग हिसाब है। हम क्या कर सकते हैं, हमारी कंडीशन के हिसाब से, हम इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में भी तुम हो, उसमें अपना बेस्ट क्या दे सकते हैं, हम अपना बेस्ट कैसे कर सकते हैं, तुम बस इस चीज़ पे फोकस करो और इम्प्रूव करते रहो। और नॉट अ बिग डील, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो ही जाती है। हाँ ये है कि तुम्हारा जो बैकग्राउंड है उस पर डिपेंड करता है काफ़ी कुछ। तो अगर एकदम अजीब सा घटिया सा बैकग्राउंड है, इट्स फाइन, जस्ट एक्सेप्ट इट। और
प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, वर्क करो, रीडिंग वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, मैंने बताया भी था स्ट्रेटजी वाले वीडियो में, उनको फॉलो करो कि धीरे धीरे करके इंप्रूव तो हो ही जाएगी ना, नॉट अ बिग डील, कीप इट इन योर माइंड, ओके। एंड जैसे कि मैंने लिखा है फैमिली सपोर्ट सिस्टम, तो ये भी बहुत मैटर करता है। जैसे कि फैमिली सपोर्ट सिस्टम से मेरा मतलब ये है कि जैसे कि किसी किसी फैमिली में लोग समझ रहे हैं, और सिर्फ समझने की बात नहीं होती यार, जैसे कि पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो वो सच बात है कि समझेंगे, है ना। अब किसी के पेरेंट्स इतना पढ़े लिखे नहीं, उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि एसएससी सीजीएल क्या है, तो यार जैसे गांव वगैरह में बच्चे होते हैं, पढ़ना तो चाह रहे बट घर वाले समझ ही नहीं पा रहे, बोल रहे हैं कि जाओ खेत में वो हल जोतो जा करके, और वो क्या गेहूँ की कटाई करो, ये सब चीज़ें होती है, मैं समझती हूँ। उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि एसएससी क्या और कितना कॉम्पिटिशन है, और समझा भी नहीं सकते स्टूडेंट। हर किसी का फैमिली सपोर्ट सिस्टम अलग होता है। किसी किसी की फैमिली समझती है कि हाँ एसएससी क्या है और प्रिपरेशन क्या है, कितनी मेहनत लगेगी बच्चे को, हमें उसको कैसा मेंटल सपोर्ट देना चाहिए, फैमिली से भी मेंटल सपोर्ट मिलता है, और अब जिसका फैमिली में उतना नहीं अवेयरनेस, नहीं समझ पा रहे पेरेंट्स लोग या फिर मतलब जो भी घर में, उसको सिंपल सी बात है, थोड़ा ज़्यादा टाइम तो लगेगा ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चीज़ें उसको नहीं मिल पा रही ना जो मिलनी चाहिए। जैसे कि फैमिली अगर बेटर तरीके से समझ रही है तो वो इन्वायरमेंट मिलता है, वो सपोर्ट मिलता है हर चीज़ के लिए, और मतलब काम वगैरह भी घर में नहीं कहते कि हाँ ठीक है बच्चा पढ़ रहा है, बट ऐसा नहीं, अगर पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, अगर वो नहीं समझ पा रहे, उनमें उनकी गलती भी नहीं है, आप ब्लेम मत करना उनको, बट समझना उनको समझने की कोशिश करना कि यार उनकी भी क्या गलती है, ठीक है मुझे नहीं मिल पा रहा जितना भी मुझे, मतलब फैमिली का जो भी मिल पा रहा है सपोर्ट है, जो कुछ भी है मैं उसमें अपना बेस्ट दूंगी, मेरे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, मेरे पास जो कुछ भी, अपनी आदत में लाओ ये कि मेरे पास लाइफ में जो कुछ भी होगा मैं उसमें से बेस्ट आउटपुट दूंगी। जैसे कि कीचड़ होता है तो कीचड़ से वो बोलते हैं कि उसमें कमल खिलता है, तो वो उसका बेस्ट आउटकम है ना। तो ट्राई करो तुम्हारे पास जो भी कंडीशन है, जो भी रिसोर्सेज है, उसमें अपना बेस्ट देने की, और बेस्ट से बेस्ट अपना ट्राई करो। और कुछ, और तुम क्या ही कर सकते हो, कभी भी सेम टू सेम कंडीशन हर किसी की हो ही नहीं सकती, सेम टू सेम फैमिली सपोर्ट सिस्टम हो ही नहीं सकता। सो कंपेयर भी मत करो और ब्लेम भी मत करो, बस जो है तुम्हारे हाथों में तुम वो करने की कोशिश करो और अपना बेस्ट दो, एंड हैव फेथ कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करूँगी, और जो हो पाएगा वो होगा, बस क्या कर सकते हो इसके अलावा, तो जो अपने हाथ में बस वो करो। एंड फाइनेंशियल कंडीशन तो ये तो भाई मैटर करती है ना। अब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो तुम्हें जैसे कि कोर्स वगैरह लेने, पेड कोर्स तुमने आराम से ले लिए, फाइनेंशियल कंडीशन ही नहीं अच्छी तो घर में हम समझते हैं इस चीज़ को कि स्टूडेंट कह ही नहीं पाता है कि मुझे ये कोर्स लेना है यार, वो खुद सोचता है कि यार 1000 रुपये का कोर्स है, अब ठीक है बहुत लोगों के लिए 1000 रुपये कुछ नहीं होगा, बट 100 रुपये भी बहुत कुछ होता है, 100 रुपये का 10 रुपये भी बहुत कुछ होता है, जब भी ना हो तो, है ना। सो अगर ऐसा सिस्टम है, अगर फाइनेंशियली कमज़ोर हो तो ऑब्वियस सी बात है 1000 रुपये का कोर्स जैसे लेना है तो तुम ट्राई करोगे कि यार कैसे लें, यूट्यूब पे मिल जाए, टेलीग्राम पे मिल जाए, ढूंढते रहते हो ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो डालती हैं। जैसे किसी को कोर्स लेना है, उसके पास अच्छा खासा फाइनेंशियल कंडीशन उसकी अच्छी है, दैट्स अ गुड थिंग। आई विश कि हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, बट अगर अच्छी है तो फिर वो तो ले लेगा आराम से, अच्छी बात है ये कि वो कोर्स भी ले लेगा। अगर उसको पढ़ना है, मोबाइल चाहिए या टैबलेट चाहिए, लैपटॉप चाहिए, जो कुछ भी चाहिए वो आराम से खरीद लेगा। बट जिसकी कंडीशन नहीं अच्छी है तो उसको प्रॉब्लम तो होगी ना। एंड यस, जो रिच बैकग्राउंड के लोग होते हैं वो भी प्रिपरेशन करते हैं, और भाई उनको भी हक है, क्यों नहीं है, उनको भी हक है, गरीब स्टूडेंट हो या अमीर स्टूडेंट हो, हर किसी को हक है अगर वो प्रिपरेशन करना चाह रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो थोड़ा तुमको इशू तो होगा ही ना। तो इस चीज़ को लेकर के वो मतलब इतना कोसने की ज़रूरत नहीं है, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो मिला है वो ईश्वर का प्रसाद है ऐसा समझ के, और जो बेस्ट कर पाएंगे उसको करने की कोशिश करेंगे। एंड आज के ज़माने में अभी प्रेजेंट के हिसाब से अगर तुम्हारे मोबाइल में रिचार्ज है सिर्फ, तो आराम से यूट्यूब पे मिल जाता है, और काफ़ी कुछ मतलब अपलोडेड है जो तुम फ्री सोर्सेज का अगर सही से यूटिलाइज़ करो ना, फ्री रिसोर्सेज को अगर सही से यूटिलाइज़ करो तो आराम से सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और एट द एंड जाकर के सिलेबस कंप्लीट करने से सिलेक्शन नहीं होता, प्रैक्टिस से होता है। तो इतना चीज़ का लोड मत लो कि हाँ हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, हम उतने से नहीं कर पा रहे। जो है उसमें अपना बेस्ट दो, बिकॉज बस यही तुम कर सकते हो। तो सिर्फ उस पर फोकस करो जो तुम्हारे हाथों में है, जो अपने हाथों में ही नहीं उस पर फोकस करके अपने दिमाग का दही का रायता बनाने से क्या ही होगा, है ना। फिर जैसे मैंने लिखा डिफरेंट माइंडसेट एंड अवेयरनेस लेवल, तो माइंडसेट से मेरा ये है कि कुछ लोग का माइंडसेट ऐसा होता है कि विनर टाइप का माइंडसेट होता है, और कुछ का लूजर टाइप का माइंडसेट होता है। बट इसमें भी हमारी गलती नहीं होती है। ये माइंडसेट ना हमको बचपन से जैसा जैसा हमारी सराउंडिंग्स होती हैं, जैसा हमारा इन्वायरमेंट होता है, उससे अपने आप डेवलप हो जाता है। जैसे कि हम बचपन में देखते हैं, सुनते हैं अच्छा कि हाँ ऐसा हो रहा है लाइफ में कुछ। ओके, मैं ज़रा सा नोटिफिकेशन ऑफ कर दूँ। ओके, सो ऐसा कुछ अगर हम सुनते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे माइंड में इमेज बनती है कि हाँ मुझे भी कुछ करना है, इंस्पिरेशन टाइप की चीज़ें होती हैं। और किसी का मतलब बैकग्राउंड ऐसा रहा है, माइंडसेट कैसे डेवलप होता है, जो तुम देखते हो, जो तुम सुनते हो, जो तुम करते हो, उसी से डेवलप होता है। तो इट्स फाइन अगर तुम्हारा माइंडसेट पहले से ऐसा नहीं था कि मुझे जॉब करनी है या मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है, अलग था, तो कोई बात नहीं, टाइम तो लगेगा ना। इट इज़ आल्सो ओके। एंड मैंने जैसे लिखा है कि अवेयरनेस लेवल, तो इससे मेरा ये जैसे कि लोग भूले भटके से होते हैं, जैसे कि जब उम्र थी 17, 18, 16 ऐसी, तो
अवेयरनेस ही नहीं थी कि हमें ज़िंदगी में कुछ करना है। तब तो हम बस गुल्ली डंडा खेल रहे थे या फिर मतलब लूडो खेल खेल के अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। अवेयरनेस नहीं थी तो इट्स ओके। हर किसी को ज़रूरी नहीं कि उस लेवल की अवेयरनेस हो कि हाँ भाई, अभी तो मैं देखती हूँ कुछ बच्चे तो 10th में हैं, 12th में हैं, अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं उनको गलत नहीं कहूँगी। कुछ लोग तो उनको मतलब बोलते कि अभी से क्या ये वो आगे चल के, नहीं, उनके पास ये अवेयरनेस है, उनको ये अवेयरनेस है कि भाई मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, वो अभी से इस चीज़ में जुटे हुए हैं। मैं तो अप्रिशिएट करूँगी कि यार बच्चा, इस जो जनरेशन चल रही है इसको क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जेड जनरेशन कुछ ऐसे बोलते हैं। उस जनरेशन में वो अपने आप को निखार रहा है, अपने पे वर्क कर रहा है, अपने आप को इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहा है, राइट। सो अवेयरनेस लेवल पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे कि किसी को अवेयरनेस थी 17 पे, 16 पे, 15 पे कि हाँ मुझे ये करना है, एसएससी करना है, वो बहुत पहले से जुटा हुआ है, वो ऑब्वियसली बात है जाकर के आगे कम उम्र में निकाल देगा सीजीएल, है ना। बट जिसको अवेयरनेस ही नहीं थी, पता ही नहीं था एसएससी ऐसा कुछ होता है, उसको 25 की उम्र में जाके पता चला कि एसएससी का एग्जाम होता है, मेरे को भी देना है, तो उसके माइंड पे ये फालतू का प्रेशर जो बन जाता है ना, मैं उसको एलिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि यार हर किसी का अलग अलग वही चीज़ें हैं ना, अवेयरनेस लेवल अलग अलग है। तो ठीक है, अब तुम्हें अवेयरनेस है तो अब तुम जो अपना बेस्ट कर सकते हो वो करने का ट्राई करो, बाकी पुराने का मत सोचो, उससे क्या ही होगा, है ना। जो हो गया सो हो गया, एंड यू आर नेवर टू लेट एंड यू आर नेवर टू अर्ली। 18 पे अगर फॉर्म भरा जा सकता है सीजीएल का, देन इसके बाद तुम्हारा कभी भी सिलेक्शन हो रहा है, कब तक होता है सर, 30 तक एज होती है ना, 18 से फॉर्म भरा जाता है, 30 की एज तक का फॉर्म भर सकते हो आप। तो इसके बीच में जब भी सिलेक्शन हो रहा है वो बस सिलेक्शन है, मैटर नहीं करता कि किस एज में हुआ। यू आर नेवर टू लेट एंड नेवर टू अर्ली, ठीक है। अगर 18+ हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है तुम एलिजिबल थे, बात खत्म। अगर 30 के अंडर हो और तुम्हारा सिलेक्शन हो जा रहा है तो बस सिलेक्शन ही तो मैटर करता है ना, एज से क्या फ़र्क पड़ता है। ये जो एज का इतना चलता रहता है, क्या फ़र्क पड़ता है। एसएससी तुम्हें अलाउ तो इस एज ग्रुप के बीच कर रही ना, इस एज ग्रुप के बीच तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है, बात खत्म, ठीक है। सो इतना मत सोचो कि यू आर नहीं अभी तो बहुत जल्दी है, कि अभी क्या जरूरत है पढ़ने की, ऐसे कुछ बच्चे सोच के नहीं पढ़ते हैं। कुछ सोचते यार मैं तो बहुत लेट हूँ, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं पाया, मेरी तो उम्र बीती जा रही है, आखिरी अटैम्प्ट आ रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, एक अटैम्प्ट चाहिए होता है। मत सोचो, आई नो कि हाँ भाई बातें करना आसान होता है, बट मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकती हूँ और तुम इससे ज़्यादा क्या सुन सकते हो, खुद सोचो, राइट। तुम्हें अपने माइंड को इस चीज़ को सेट रखना है कि इट्स फाइन वेयर एवर आई एम, यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उस पर फोकस करना है, ठीक है। बिकॉज वही मैटर करता है। और या तो फिर ठीक है, मैं मेरी बातें कर लग रही हूँ कि हाँ भाई आप तो बस ऐसे ही बोल रही हैं, तो मत सुनो, मैं वो नहीं कह रही, मैं तो बस ये ट्राई कर रही हूँ कि अपने माइंड सेट को, अपने जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ है ना उसको थोड़ा सा सेट रखो, और जो तुम्हारी कंडीशन है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जहाँ पे भी तुम स्टैंड कर रहे हो आज, वहाँ से इंप्रूव करने की कोशिश करो, दैट्स इट। बिकॉज सोचने से कुछ होना नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, ओवर थिंकिंग करोगे, फिर ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाओगे, फिर निगेटिविटी आ जाएगी, निगेटिविटी के लूप में फंस जाओगे, ऐसे ही फंसे रहोगे भाई। जो तुम्हारे पास एक आधा टाइम बचे भी हैं वो भी निकल जाएंगे। आई एम सेइंग स्पेशली फॉर दोस्त, राइट, क्योंकि मेरे को मेल्स ऐसे कुछ थे, सो मुझे तो बहुत बुरा लगा पढ़ के, बट यही कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, ये भी होता है ना कि ओवर थिंकिंग वगैरह, तो उसके लिए भी बस मेडिटेशन करो डेली का। और अगर किसी भी स्पिरिचुअल पावर में तुम्हारा फेथ है तो थोड़ा सा वक्त निकाल के स्पिरिचुअल पावर के, मतलब जैसे भी तुम पूजा या फिर जो कुछ भी करते हो, या फिर बस मंत्र जप करना, या फिर कुछ नहीं, बस शांत बैठना, जो कुछ भी तुम करते हो उसके लिए टाइम निकालो। इससे तुमको मेंटल स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगी, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन इम्प्रूव फर्दर, राइट। खैर, अब ये जैसे कि कुछ टॉपिक्स, जैसे कि थंबनेल वगैरह पे मैं देखती हूँ कई सारे लिखे होते हैं, 21 साल के लड़के ने क्रैक किया सीजीएल, 21 साल के लड़के ने किया क्रैक किया सीजीएल, ठीक है। तो इन चीज़ों को देख करके स्पेशली जो एजेड लोग हैं उनके माइंड में आता है कि यार मैं नहीं कर पाया, ये लोग, मतलब वो कहीं ना कहीं, यार तुम थंबनेल देखोगे तुम्हारे माइंड में कहीं ना कहीं आएगा, आता है ये। मैं भी मतलब जब भी 17 की थी मैं, मुझे कुछ ध्यान नहीं है, ऐसा कुछ थंबनेल देख लेते थे कि 19 साल में ये कर लिया वो कर लिया। इसलिए जब मैं 19 की हो चुकी थी, उसके बाद जब मैं देखती थी ना, 20 की जब मैं थी, तब मैं अगर देखती थी, हाँ सीजीएल 23 का रिजल्ट आया था, तभी अपन 20 के हो गए थे, 20 के हो गए थे। तो तभी मैंने एक वीडियो आया था, कुछ थंबनेल वगैरह था, 19 साल के लड़का बना जीएसटी इंस्पेक्टर, ऐसे करके था। तो ये थंबनेल देख करके माइंड में हमारे अपने आप ही आता है कि यार मैं नहीं कर पाई, मुझसे नहीं हो पाया। ये चीज़ें माइंड में आती है ना, उसी को लेकर के मैं बता रही हूँ कि यार देखो, 18+ हो और 30 के नीचे हो तो तुम सीजीएल दे सकते हो ना, तुम्हारे पास अटैम्प्ट है ना, तो इस चीज़ पे मत फोकस करो कि यार उसने 19 पे कर लिया, उसने 18 पे कर लिया, उसने 17 पे कर लिया, 17 पे नहीं तो 22 पे कर लिया, 23 पे कर लिया, 24, 25, 26, 27 है, कुछ भी इस चीज़ पे फोकस मत करो। तुम्हारे पास जो तुम्हारा अगला अटैम्प्ट है तुम बस उस पर फोकस करो और कुछ ध्यान ही मत दो। और मैं तो कहती हूँ ऐसा कुछ वीडियो आए, अभी मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, इंटरव्यू जो भी ऐसा मतलब होता है, या फिर उन लोगों को जो अर्ली एज में ऐसे कर लेते हैं, अच्छी बात है, दैट्स अ गुड थिंग, ऑब्वियसली वर्क किया होगा तभी कर लिया तुमने क्रैक। बट आई वुड से कि अवॉइड करो देखना, कि अपना टाइम ना ही वेस्ट करो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी देखना चाहो तो देखो, तुम्हारी मर्जी।
सो और हाँ, ये वैसे मैंने लिख रखा है पे मीम एज इट डजन द मैटर, ये वो देखा होगा ना मीम, एज इज डजन द मैटर ऐसे करके, है ना। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखो, कभी एज को ये मत सोचो कि एज हुई जा रही है, ये एज कुछ नहीं होता, एज वेज कुछ नहीं होता, ठीक है। तुम जब तक यंग हो, जब तक तुम यंग फील कर रहे हो, तब तक तुम यंग हो, एज से कुछ नहीं होता, ठीक है। एज अगर तुम्हारी कम भी हो, तुम उससे मतलब बूढ़ा फील करो या फिर यंग फील करो, जो भी हो, तो बस मैटर वो करता है। फिर तुम बूढ़े भी हो तो तुम यंग फील करो या बूढ़ा फील करो, वो मैटर करता है। एज कम है और यंग फील करो, दैट्स अ गुड थिंग, राइट। एज ज़्यादा है, यंग फील करो, दैट्स आल्सो गुड थिंग। और अगर कम हो या एज या ज़्यादा हो, अगर तुम बूढ़ा फील करो तो दैट्स नॉट दैट बैड थिंग, क्योंकि बूढ़ा फील करना भी कोई ऐसा मतलब बैड थिंग नहीं होता। बट स्टिल मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि एज को लेकर के इतना मतलब वो ना अपने माइंड में रखो, और ना ही इतना प्रियोरिटी ही दो किसी को कि हाँ भाई इतनी एज में उतनी एज नहीं। एज इट डजंट मैटर, ओके। तुम्हारे पास एक अटैम्प्ट है, तुम उस पर फोकस करो और अपना फुल फोकस करो, जो होगा सो होगा, बट अपना फुल फोकस उधर ही करो, तुम्हारे पास जो एक अटैम्प्ट है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं मैटर करता, ठीक है। यू ओनली नीड वन अटैम्प्ट, एक ही अटैम्प्ट फाइनल होता है। वो कौन सा अटैम्प्ट होगा तुम्हें नहीं पता, तो मत सोचो कि कितने अटैम्प्ट्स प्रीवियसली दे चुके या कितने अटैम्प्ट फ्यूचर में बचे हुए हैं, नहीं मैटर करता। 50 तुम्हारे पास अटैम्प्ट हो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ बस, क्या फ़र्क पड़ता है, एक अटैम्प्ट से होना है ना, वो वन अटैम्प्ट से। तो इस बारे में ना बिल्कुल सोचो ही मत कि कितने अटैम्प्ट फ्यूचर में रह गए या कितने अटैम्प्ट पास्ट में चले गए। जो तुम्हारे पास अभी एक अटैम्प्ट है ना, बस उस पर फोकस करो, ठीक है। और अपना बेस्ट से बेस्ट दो, ताकि तुम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ पे दे सको, और उसी से सब कुछ डिसाइड होना है। सोचने से या फिर इंटरव्यू वगैरह कुछ भी देखने से कुछ नहीं होना है, राइट। और हाँ, वरीज़ भी काफ़ी सारी होती है ना, कि हमारे माइंड में टेंशन वगैरह आने लगती है, यार कैसे होगा, मैं फिर से फेल हो गई तो क्या होगा, मैं क्या करूँगी। भाई नॉर्मल है ये थॉट्स आना। तो इसका मेरे पे जो चीज़ें वर्क की वो मैं बता रही हूँ। पोस्टपोन योर वरीज़। पता है जब सीजल 23 मेरा था, अक्टूबर में मेरा एग्ज़ाम था, मुझे याद है मई जून उस टाइम पे बहुत मतलब गर्मी के टाइम में पता नहीं क्या ही वो अलग सा मौसम होता है, तो उसमें और ज़्यादा डिप्रेशन होता है। मेरे को थोड़ा सा सीजनली वो उधर साइड में ना, जून का जुलाई का उधर बहुत अजीब सा माइंड हो जाता है मेरा। कई सारी वरीज, ये हो गया वो हो गया, कैसे क्या होगा, मैं फेल होगी तो क्या होगा, मैं क्या करूँगी लाइफ में, 50 तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आते होंगे ना। तो सबसे बेस्ट मेरे को जो सोल्यूशन लगता है वो यही है, पोस्टपोन योर वरीज। जब सीजल 23 मेरा चल रहा था तब मैंने पोस्टपोन कर दिया था दिसंबर में, कि देखो अक्टूबर में मेरा हो गया होगा एग्ज़ाम, नवंबर और उसके बाद आंसर की आ ही गई होगी, फिर रिजल्ट वगैरह का कुछ बचा होगा। मेरा मतलब ये था कि एग्ज़ाम हो जाएगा, आंसर की आ जाएगी, उसके बाद पूरा एक महीना दे देंगे ना इन वरीज को, पोस्टपोन करते रहो, ठीक है। और जो अगर तुमको लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको कहीं लिख लो कि ठीक है दिसंबर में ना इस टॉपिक पे सोचेंगे, दिसंबर में इस टॉपिक पे लिखेंगे, दिसंबर में इस टॉपिक पे हम ना वो क्या बोलते हैं उसको, ब्रेनस्टॉर्मिंग वो करेंगे, है ना। तो इस तरह से अपने वरीज को जो पोस्टपोन कर दो फ्यूचर में, कि अभी पढ़ाई करनी है, अभी मेहनत करनी है, एक बार मेरी आंसर की आ जाने दो, एक बार बस मेरी आंसर की आ जाने दो, है ना। उसके बाद हम ये सारी वरीज पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अभी डिस्कशन करने से कुछ होना भी नहीं, क्योंकि हम इतना फ्री फील नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्यूचर में जब हमारे आंसर की एक बार आ जाएगी, चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। अभी तो मैं डाउट में हूँ ना कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एक बार वो चीज़ फाइनल, उसका कुछ क्लू तो मुझे मिले। मैं ऐसे कैसे बता दूँ कि मैं फेल हो जाऊंगी, या ऐसे कैसे बता दूँ कि मैं पास ही हो जाऊंगी, नहीं बता सकते हम। तो जस्ट वेट फॉर द आंसर की। ऑब्वियसली आंसर के आने के लिए तुम्हें एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम देने के लिए, अच्छा एग्जाम देने के लिए तुमको आज और अभी पढ़ना होगा, राइट। तो जो तुम्हारी वरीज है उनको पोस्टपोन कर दो कि ठीक है दिसंबर में सोचेंगे, ऐसे मैं सोचती थी। और अभी जैसे सीजल 25 वाले हो तो ऐसे ही पोस्टपोन कर दो, सीजल 25 वाले जो हो तो दिसंबर में सोचेंगे, क्योंकि तब तक हो गया होगा तुम्हारा मीन्स आराम से आंसर की वगैरह सब कुछ आ चुका होगा। फिर अभी जो सीजल 24 था, तो यार इसके लिए भी अभी मैं चूँकि फेल हो गई थी ना, तो इसमें 24 के लिए भी मुझे बहुत सारी वरीज थी कि यार अभी फिर वही मतलब एक और अटैम्प्ट है, और ये मतलब कई सारी चीज़ें। देन अगैन वही चीज़ है ना, मेरा मतलब कि लाइब्रेरी में 10 तारीख तक था मेरा सब्सक्रिप्शन, इस वाली लाइब्रेरी में शायद 5 तारीख तक था, जो भी था। तो मैंने अपने माइंड में हमेशा से ये मतलब मैं अपने आप को रिमाइंड कराती थी बार बार कि देखो 18, मुझे तब लगता था कि 18 को पेपर होगा, 18 को पेपर हो जाएगा आराम से। उसके बाद में 19 को देखो, ये मत कभी करना कि 18 को पेपर हो जाएगा तो 19 को सोचेंगे, नहीं। अपने माइंड में हमेशा ये रखना कि 18 को पेपर हो जाएगा तो 2 दिन बाद, ताकि वो मतलब कि वो चीज़ थोड़ा सा रहे कि हाँ मतलब जो तुम्हारा पेपर है उसके आगे भी थोड़ा गैप रहना चाहिए, एकदम माइंड शांत वाला, और उसके बाद भी 2 दिन का एकदम गैप रखो, वो थोड़ा सा हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद तुम कोई भी उसके बीच में 1 हफ्ता 2 हफ्ता वो कैलेंडर वगैरह पे मार्क कर दो कि इस टाइम पीरियड में हम अच्छे से खूब सारी जितनी भी मेरे दिमाग में टेंशन है ना सब पे सोचेंगे हम, बट इस टाइम पीरियड में आफ्टर मेरा माई एग्जाम, ठीक है। एक बार मेरा एग्जाम हो जाए, एक बार मेरी आंसर किया जाए, उसके बाद में इन सारे टॉपिक्स पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैंने भी ये सोचा था कि देखो मैं पूरा फरवरी हम आएंगे और लाइब्रेरी, और पूरा फरवरी हम एकदम सत्यानाश करेंगे, एकदम सारी वरीज। और लाइब्रेरी में बैठ के भी यार बहुत सारे थॉट्स आते थे दिमाग में, तो बस यही मैं करती थी, और इस चीज़ से मुझे हेल्प किया। पोस्टपोन करते रहो जितना हो सके, बहुत 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 हेल्प मिलेगी, ठीक है। मुझ पे ये मैं भी इन सब कंडीशन में जो भी रही हूँ, मुझे इन चीज़ों ने हेल्प किया। पोस्टपोन कर देना वरीज को,
सो आई होप कि आपको भी हेल्प मिलेगी। एक बार ट्राई करना कि बहुत हेल्प मिलती है इससे। और बाकी डायरी राइटिंग वगैरह कर सकते हो। कुछ अगर दिमाग में बहुत ज़्यादा तुम्हारे चल रहा है तो उठाओ एक पन्ना, डायरी नहीं ज़रूरत है, एक पेज उठाओ पेन और बस लिख डालो जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, जितनी भी टेंशन, जितनी भी चिंता आ रही। और एक बात, डिजिटली जो लिखना मतलब कि वो मोबाइल में लिख लिया, मोबाइल पे मत तो लिखो, वो उतना हेल्प नहीं करता जितना पेपर बैग पे हेल्प करता है। और जैसे कि मतलब ये मैंने अपनाया हुआ खुद का है कि कोई वरी है तो उसको पेपर बैग पे लिखना, लेकिन कागज़ पे कलम से लिख के फिर उसको फाड़ दो, जितनी भी गुस्सा है उस पर निकाल दे, जला दो, कुछ भी कर दो, एकदम बहुत बहुत सुकून मिलता है, बिलीव मी। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। आर्ट साइड से होने के बावजूद भी बनी है। सो देखो, ऐसे भी मतलब थंबनेल वगैरह मैंने देखे हैं, तो मैं बता दूं कि इज इट अ लाई। सो यार लाई नहीं कह नहीं सकते इस पर कि देखो, मैं अपना अगर बताऊं तो मैं खुद भी आर्ट साइड से रही हूँ, बट अभी इसको बोल के मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए, क्योंकि 10th में 12th में मैंने मैथ्स लिया और मैं मैथ्स में ठीक ठाक सी थी, मैं वो नहीं था। हाँ, मैथ्स मेरी बेकार थी, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगी, बट क्लास 7 तक मेरी मैथ्स बहुत बेकार थी, पास नहीं हो पाती थी मैं। बट आफ्टरवर्ड्स धीरे धीरे करके मैं अपनी मैथ्स इंप्रूव कर रही थी। सो 10th में 12th में मेरी मैथ्स ठीक ठाक थी। अब मैं इसको आके बोलूँ कि नहीं नहीं, मैं तो आर्ट साइड से ग्रेजुएशन किया एंड मेरा हो गया, मैं बट उसके मतलब तुम्हारे पास मैथ्स कभी तो थी ना, तुमने कभी तो मैथ्स पढ़ी थी, ऐसा तो था नहीं तुम्हें जोड़ना घटाना कुछ आता नहीं था और बस आई तुम और बस तुरंत तुमने सारा सिलेबस कंप्लीट करके और निकाल लिया एग्जाम इतनी फास्ट। नहीं ना, मतलब कहने का ये कि अनरियलिस्टिक सी हमारे दिमाग में वो चीज़ें आ जाती हैं, अनरियलिस्टिक कि हाँ ये बच्चे ने कर लिया, ऐसे आर्ट साइड से थी, ऐसे ऐसे, मैं तो मैथ्स से हूँ, मैं तो और जल्दी स्पीड में सब हो जाएगा। अनरियलिस्टिक सी चीज़ें मत रखो। देखो यार, जो भी टाइम लगता है उसको लगने दो, बट ये अपने माइंड में रखो कि जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे तरीके से हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ये मैटर नहीं करता कि क्या कैसे। और रही बात आर्ट साइड की, तो मैंने देखा है जैसे कि मतलब कि जो बच्चे ये बीए वगैरह कर लेते हैं ना, उनका कहीं ना कहीं होता है कि हम कुछ और प्रिपरेशन करेंगे साथ में। मतलब एक साइड बीए चल रहा है क्योंकि वो मतलब कि उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता माइंड पे ना, कि बस सुबह उठे पढ़ लिया और दे आए पेपर। मैं खुद ही यही करती थी, 1 घंटा सुबह पढ़ लेती थी। मतलब बीए फर्स्ट ईयर में तो मैंने किताबें मंगा के पढ़ी थी सारी, बट लॉकडाउन वगैरह लग गया था तो पेपर ही नहीं हुआ। बीए सेकेंड ईयर में मैं सच बता रही हूँ, मेरा उधर CHSL लगा था मई में, तो मैं पूरा फोकस उधर था कि CHSL मेरा निकल जाए। तो अप्रैल वगैरह में पेपर हो रहे थे, तो मैं मॉर्निंग में बस 1 घंटा देख लेती थी और जो समझ में आया 1 घंटा वही मतलब देख के जो कुछ भी आया समझ में थोड़ा बहुत, पेपर हम दे आते थे। और इसीलिए तो मैं 2nd डिवीज़न पास हूँ, क्योंकि इस चीज़ का मेरे में था नहीं लोड। तो अभी इसका फ़ायदा क्या है मतलब बोलने का कि नहीं आर्ट साइड से होकर के भी, भाई मेरा फोकस ही नहीं था उधर बिल्कुल भी। मेरा तो डिसाइडेड था ना कि मैं मैथ्स से ये जो कुछ भी है सब अपने माइंड में ये चीज़ें बतलाने दो कि हाँ भाई वो आर्ट साइड से वो उसका हो गया, मैं तो मैथ्स से पूरा BSc या BTech किया हूँ, मेरे को इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, तुम्हें अंदर की स्टोरी पहली बात तो किसी की पता नहीं, कोई क्या बता रहा है और क्या उसका मतलब और भी चीज़ें रही हैं। 100% स्टोरी कोई बताता ही नहीं आकर के, और कोई ज़रूरत भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें क्या ज़रूरत है देखने की, है ना। तुम अपना देखो ना कि तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कहाँ पे तुम स्टैंड कर रहे हो। इन सब चीज़ों में मत पढ़ो कि कोई क्या किसका क्या बैकग्राउंड वगैरह, इतना आर्ट साइड से ये वो। हाँ मानते हिम्मत मिलती है तो हिम्मत लो वो, और फिर उसके बाद में अपने पे अप्लाई करो, और तुम जहाँ पे स्टैंड कर रहे हो आज वहाँ से इंप्रूव करने का कोशिश करो। दिमाग मत लगाओ कि ठीक है आर्ट साइड के होने के बावजूद भी ये हो गया वो हो गया। ठीक है, आर्ट साइड से थी तो क्या, कभी तो मैथ्स ज़िंदगी में पढ़ी होगी ना, कुछ तो आता होगा। ऐसा थोड़ी ना था कि प्लस माइनस करना आता नहीं था और आके बस सीधे हो गया, है ना। और दूसरी बात ये भी कि SSC का मतलब मैथ्स नहीं होता। अभी आर्ट साइड से थे तो क्या मैथ्स ही होता है क्या सिर्फ SSC में, रीजनिंग भी होती है ना, इंग्लिश भी होती है। और सबसे बड़ी बात, आर्ट से हो तो भाई तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि GS भी आती है ना। तो इस चीज़ को भी माइंड में रखो कि मतलब ये पता नहीं क्या सुप्रीमेसी सी बना दी है मैथ्स वालों की, कि सिलेक्शन हो गया तो बस मैथ्स की टीचर से, मैथ्स ही सब कुछ है। भाई और भी सब्जेक्ट्स हैं और सबसे ज़्यादा तो इंग्लिश है ना। तो ये मत माइंड में रखो। और अगर आर्ट साइड से हो भी तो इतना भी क्या कर लोगे, सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स थोड़ी ना आती है पहली चीज़, और धीरे धीरे करोगे तो इम्प्रूव तुम्हारा भी हो जाएगा सिलेबस, फिर वही इवैक्यूएट मार्क्स। बट ये है टाइम लग जाएगा थोड़ा ज़्यादा, बट कोई बात नहीं, अगर तुम्हें करना ही है तो वो टाइम और वो इफ़र्ट्स, और जितना ज़्यादा तुम इफ़र्ट्स लगाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारा टाइम कम लगेगा। वो होता नहीं इफ़र्ट्स, वो क्या बोलते वो रिवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा। वो होता है इफ़र्ट्स के, ठीक है, सॉरी इफ़र्ट्स, वो रिवर्स वाला जो प्रोपोर्शनल लगाते हैं ना टाइम के, ठीक है, वो इक्वेशन यहाँ पे मतलब लिख सकते हो अपने स्टिकी नोट्स पे और लगा सकते हो अपने सामने। इस चीज़ को ध्यान रखो, जितना ज़्यादा इफर्ट्स लगाओगे उतना कम तुम्हारा टाइम लगेगा, ठीक है, और जितना कम इफर्ट्स लगाओगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इफर्ट्स लगाने की कोशिश करो ताकि तुम्हारा कम से कम टाइम लगे। बट ठीक है, थोड़ा रिलैक्स भी रहोगे, मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं कि माइंड एकदम फटा सा जा रहा है या मतलब सो भी नहीं रहे हो, वो सब नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल रह के आराम से कंप्लीट करो। और बाकी मतलब मैथ्स ही नहीं होती सिर्फ SSC में, बाकी सब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो ऐसा मतलब सिंपैथी देने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई आर्ट साइड ये वो। वेल नेक्स्ट है मात्र 2 महीने की तैयारी से बने टॉपर, 4 महीने की तैयारी से बने टॉपर, 6 महीने की तैयारी से बने टॉपर। बस शांत, रिलैक्स। ओके देखो,
ऐसा भी होता है, जैसे मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह भी मैंने कुछ देखे, और तो मतलब जैसे पहले दूसरे एग्ज़ाम की किसी प्रिपरेशन कर रहे थे, है ना, कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, जैसे कि यूपीएससी का, एसएससी का, बैंकिंग का। अब कहोगे यूपीएससी कहाँ से आ गया इसमें? देखो, जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना, अच्छे से, एक अच्छे स्टूडेंट की मैं बात कर रही हूँ, वो 10-12 घंटे डेली का मेहनत कर रहा है, उसकी आदत है मेहनत करने की, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी होगी, क्योंकि वो इतने दिनों से ऑलरेडी मेहनत कर रहा था। वो मेहनत, यही कहते हैं ना, मेहनत कभी खराब नहीं जाती। यूपीएससी में तो मेहनत कर रहे थे, नहीं हुआ, बट वो जो तुम्हारी मेहनत करने की आदत है ना, वो जो इतने लॉन्ग आवर्स तक तुम्हारी बैठने की, पढ़ने की आदत है ना, वो जो तुमने एफिशिएंसी खुद की बना रखी है, आराम से तुम एसएससी का सिलेबस पूरा एकदम वो है ना, लपेट के खा जाओगे, वैसे टाइप का, ठीक है। तो ये मैटर करता है कि हाँ 2 महीने में ये कर लिया, वो कर लिया। भाई उसका बैकग्राउंड अगर ऐसा रहा है कि वो किसी हायर लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और ऐसा कहते हैं कि एसएससी यूपीएससी का सिर्फ 10% भी नहीं है, 1% मान लो, तो अगर इतने बड़े लेवल के एग्जाम की कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, इतना भारी भरकम सिलेबस होता है, तो उसकी एफिशिएंसी, उसका वो सीटिंग आवर्स, वो सब ऑलरेडी सेट होता है, तो उसको बस सिलेबस देखना होता है एसएससी का, और वो आराम से कंप्लीट कर लेता है। और ऐसा नहीं कि यूपीएससी में चीज़ें होती नहीं, जितना मुझे नॉलेज है, मैंने कभी प्रीलिम्स उठा के देखा नहीं, बट मैंने सुना है कि उसमें भी कुछ क्वेश्चन वगैरह बेसिक होते हैं, मैथ्स भी होती है उसमें, वो प्रीलिम्स में, रीजनिंग तो आती ही है जितना मुझे नॉलेज है, बाकी सब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हेल्प तो करती ही है ना। सिर्फ एसएससी में आकर के तुमने दिया ना 2 महीना, उसके पहले का जो बैकग्राउंड था वो भी मैटर करता है। या बैंकिंग का तो बहुत ज़्यादा, बैंकिंग में तो मतलब इंग्लिश और ये जीएस रीजनिंग और मैथ सब कुछ आता है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। कि सिर्फ ऐसा बोल देने से कि 2 महीने में सीजल मतलब की तैयारी की, वो ठीक है, बट उसके जो पहले का बैकग्राउंड है ना, वो बहुत मैटर करता है। जैसे कि वो कहते हैं ना कि मेहनत खराब नहीं जाती, जैसे मैं बताया ना, जैसे कि कोई जेई का एस्पिरेंट रहा है या नीट का रहा है, तो उसकी भी आदत है कि हाँ 10-12 घंटे हम बैठ के वो इस तरह से मतलब पढ़ सकते हैं, और हमारी इफिशियंसी भी एकदम हाई, वो तो सिंपल सी बातें जल्दी कर लेगा ना। और तुम एकदम लद्दड़ से स्टूडेंट रहे हो, स्कूल भी वगैरह से कोई मतलब नहीं, वैसे टाइप की तुम्हारी इफिशियंसी तो ऑब्वियस सी बातें लो होगी ना, और सीटिंग आवर्स में भी तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए ज़्यादा टाइम, ये भी एक रीज़न होता है ज़्यादा टाइम लग जाने के पीछे। सो यस, अगर कोई मतलब ऐसा कर रहा है 4 महीने में, 6 महीने में, 2 महीने में, तो वो भी मतलब मैटर करता है, बैकग्राउंड वगैरह भी, कि हाँ भी पहले किस चीज़ की तुम प्रिपरेशन वगैरह कर रहे थे, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। वो आदत जो होती है ना मेहनत करने की, वो बहुत 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 आगे तक ले जाती है इंसान को। और दूसरा ये भी है कि कुछ बच्चे बाकी एग्जाम्स का, जैसे एसएससी में ही सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे थे, फिर बोल रहे थे कि जैसे मेरा ये, तो मैं 18 नवंबर 2024 तक सीजीएल की प्रिपरेशन करी थी, मेरा मेंस हो गया 18 नवंबर को, फिर 2 महीने मैंने तैयारी की सीजीएल की। तो ऐसे मतलब फालतू का बोलने से कोई मतलब नहीं है। तो मतलब मैटर करता है कि पुराना तुम क्या कर रहे थे, ठीक है। ऐसे सीपीयू का प्रिपरेशन नहीं थी, पहले मैं सीपीयू का प्रिपरेशन कर रहा था, फिर मैंने सीजीएल में स्विच कर लिया, हाँ 2 महीने में हो गया। क्या भाई, सीपीयू कुछ अलग था क्या? कुछ भी। खैर, और फिर ये जैसे कि एक छोटे से टाउन से, एक छोटे मतलब ये थंबनेल पे देखते हो तो मेरे को पता नहीं क्यों हंसी आती है। एक छोटे से गांव से, एक छोटे से टाउन से, एक छोटे से शहर से, क्या है ये चल क्या रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे लग रहा है कि अगर कोई गांव है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ शहर ही एग्जिस्ट करते हैं क्या देश में? कोई विलेज हो या मतलब कि सिटी हो, सब एग्जिस्ट करते हैं और सबकी अपनी वैल्यू है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको मतलब कि गांव से प्रिपरेशन की, और मतलब कि छोटे से गांव से प्रिपरेशन की, उसका बहुत, हाँ मैं ये मानती हूँ कि सुविधाएं कम होती हैं, बट जैसे कि ऑनलाइन सुविधा मिल चुकी है, तो उसका कहीं ना कहीं हेल्प तो मिलती है ना। हाँ मैं ये भी मानती हूँ कि अवेयरनेस वगैरह गाँव में इतनी नहीं होती है, हमें उतना सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिटी में जितने रहने सबको मिल ही जाता है ये ऐसा सपोर्ट और ये फैमिली वाला वो सब कुछ भी है। सबके अपने अपने इश्यूज़ है, तो इन सब चीज़ों पे मत पड़ो कि मतलब कि छोटे से टाउन से या फिर मतलब कि बहुत बड़े शहर से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑनलाइन पढ़ाई जब से आ गई है बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। तो इस पे मतलब मत रखो माइंड अपना ये, तुमको बस तुम्हारा फोकस बस 3 चीज़ों में होना चाहिए। मुझे मेरा सिलेबस करना है, ठीक है, सिलेबस अच्छे से करना है, अच्छे से प्रीवियस ईयर लगाने हैं और मॉक्स देने हैं, ठीक है। और जो भी तुम्हारी कंडीशन, तुम छोटे से गांव से हो या फिर बहुत बड़े शहर से हो, क्या फ़र्क पड़ता है, वो तुम्हारे 24 घंटे हैं और तुमको उसी को मैनेज करना है अच्छे से और उसमें अपना बेस्ट देना है। हाँ जो भी फैमिली का, मैंने पहले ही बता दिया कि फैमिली का वो मतलब कि अवेयरनेस एंड सपोर्ट एंड ऑल द थिंग्स, तो यार उससे तुम्हें गो थ्रू होना है, सो जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। बिकॉज क्या ही कर सकते हैं इसके अलावा, ठीक है। जो कुछ भी है सराउंडिंग्स में, जो कुछ भी है सोसाइटी में, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट, ठीक है, नथिंग एल्स। और मैं समझती हूँ इस चीज़ को कि गाँव में या फिर मतलब कि जो टाउन वगैरह होते हैं, मतलब जो छोटे ऐसे जो जगह होती है ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं वो उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिल पाता हमें सोसाइटी से या फिर मतलब फैमिली से। बट कोई बात नहीं, अब तुम खुद को चेंज करोगे, तुम मेहनत करोगे, तो तुमसे ही शुरुआत होगी चेंज की ना। तुम मतलब खुद कुछ करोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स की सोच, फिर रिलेटिव्स की सोच और मोहल्ले वालों की, फिर धीरे धीरे करके वो दायरा अपने आप बढ़ता चला जाएगा। तो तुम इस चीज़ को अपने पे लो कि ठीक है कोई बात नहीं, जो भी कंडीशन है मैं अपना बेस्ट दूंगी एंड लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं तो यार हेल्प मिलेगी ही तुमको, मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती।
अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही फोड़ा सीजीएल। तो पहली बात तो क्या है, पॉसिबल है कि मतलब एकदम से फर्स्ट अटैम्प्ट में इंसान सीजीएल निकाले? तो यार कई बच्चे हर साल करते हैं, मैं भी जानती हूँ जिन्होंने इस साल भी मतलब कि सीजीएल फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना किया। तो ये पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है। बट इसके लिए भी मतलब ये नहीं है कि कुछ मैटर नहीं करता, बैकग्राउंड इसके लिए भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। योर बैकग्राउंड मैटर्स एंड मैटर्स अ लॉट, कि मतलब बैकग्राउंड में रहा क्या है, ठीक है। और इसके पहले मतलब कि किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे थे तो वही सारी चीज़ें, जैसे कि इस बार के जो सीजीएल के जो टॉपर हैं जिनकी रैंक 1 है, शायद उनका भी फर्स्ट अटैम्प्ट था। बट उसके पहले का तुम देखो ना कि वो और भी मतलब प्रिपरेशन एंड ऑल में थे ना। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो मेहनत करने की आदत है ना, वो कहीं ना कहीं तो हेल्प करेगी ना। एंड मैं तो मतलब अच्छा लगा मुझे कि रियली डिज़र्व इट, ठीक है, कि इतनी सालों से जो भी मेहनत थी उसके लिए। ऑल्सो मतलब ये चीज़ें मैटर करती हैं। मतलब अपने पे लोड मतलब क्या, मेरे 4 अटैम्प्ट लग गए, 6 अटैम्प्ट लग गए, एक अटैम्प्ट है बस, वही मैटर करता है। तो अपने अभी प्रेजेंट वाले जो अटैम्प्ट है उस पर फोकस करो। पास्ट में कितने गए जाने दो, फ्यूचर में कितने आने दो, प्रेजेंट जो है तुम्हारे पास जो है तुम बस उस पर फोकस करो। तुम उस पर फुल फोकस करोगे तो उसका भी फोकस तुम्हें मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि उसका फोकस का मतलब कि तुम्हारा मतलब सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीजीएल पे फुल फोकस करोगे तो सीजीएल की तरफ से तुम्हें भी अच्छे मार्क्स आएंगे एंड जॉब के तुम्हारे चांसेस जो हैं वो हाई हो जाएंगे, राइट। दैट्स इट। ओके, सो मैसेज फॉर यू बस यही है, थिंग्स टू कीप इन माइंड, वी आर नॉट द सेम ब्रो। सो फालतू का कंपेयर मत करो, जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, जो कुछ भी हो, सब सही है। तुमसे खराब कंडीशन में कोई ना कोई तो जी ही रहा है, तुमसे अच्छी कंडीशन में कोई ना कोई तो जी ही रहा है। तो जिधर भी हो बस उधर ही रहो, उसका इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे दुनिया में सिर्फ एक इंसान अमीर हो सकता है और एक ही गरीब हो सकता है, बाकी सब मिडल में ही आते हैं। कितना भी कमा रहे हो, कितना भी कम कमा रहे हो, तुमसे जलने वाले भी होंगे और तुमसे बेटर करने वाले भी होंगे। सो इस पर इतना मतलब दिमाग अपना खपाने की जरूरत नहीं है। दिमाग बहुत लिमिटेड होता है, उसको उधर लगाओ जहाँ ज़रूरत है, बाकी का दिमाग मत चलाओगे ज़्यादा तो खर्च हो जाएगा ना। और ये मतलब कि टॉपर्स वगैरह के मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी कि वीडियोज़ वगैरह देखो, क्योंकि देखने से हम वो फील लेने लगते हैं कि हम भी कभी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ 2022 का, तो उससे कुछ होना तो है नहीं। क्योंकि जब तक तुम्हारा कुछ होगा, अगर तुम मैच्योर हो जाओगे तब तक तो तुमको लगेगा कि ये सब क्या ही है, इन सब पे तुम दिमाग ही नहीं लगाओगे, ठीक है। और बस अपनी जो रूट्स हैं उनसे स्टिक रहो, मतलब स्लाइवर्स करो, प्रीवियस ईयर लगाओ और मॉक्स लो। और बाकी जो मैंने बताई चीज़ें समराइज़ अगर मैं करूँ, एक बार समराइज़ कर देते हैं ज़रा सा। जो भी तुम्हारा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ठीक है, जहाँ पे भी हो वहाँ से अपना बेस्ट देना है। फैमिली का सपोर्ट सिस्टम जो कुछ भी है, जैसा भी है, कोई बात नहीं, सबका सेम नहीं हो सकता। जो मिला है वो ईश्वर का प्रसाद है और उसमें अपना बेस्ट देना है। फाइनेंशियल कंडीशन जो कुछ भी है, कोई बात नहीं, हम जो कर पाएंगे इसको सुधारने के लिए वो हम करेंगे। एंड माइंडसेट जैसा भी है उसको इंप्रूव करने का कोशिश करेंगे। और अवेयरनेस जो आज है कि हमें करना चाहिए अपनी लाइफ के लिए जो कुछ भी है, उसको हम इंक्रीज़ करेंगे। और अगर किसी एडिक्शन वगैरह में फंसे, सोशल मीडिया एंड ऑल, तो उसको हम अवॉइड करेंगे, धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट लाएंगे तो वो सब मैनेज हो जाएगा। सब कुछ पॉसिबल है, बस तुम्हें करने की एक जिद होनी चाहिए, राइट। और फालतू का इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, वी आर नॉट द सेम ब्रो, ओके। एंड फिर अपना ये सब चीज़ें जो भी हैं, अपनी जो वरीज वगैरह है उसको पोस्टपोन करो। एंड यू जस्ट नीड 1 अटैम्प्ट, इस एक अटैम्प्ट चाहिए होता है। तो बस जो अटैम्प्ट तुम्हारे पास आने वाला है उस पर फोकस करो। पास्ट या फ्यूचर में कितने अटैम्प्ट क्या क्यों कैसे रहा उससे कोई मतलब नहीं। और एज बिल्कुल मैटर नहीं करती, 18+ और वो 30 के नीचे वही मैटर कर रहा है ना। तो बस वही एज ग्रुप चाहिए, उसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता। और ये मतलब कि एसएससी का मतलब मैथ्स नहीं होता, तो इतना मतलब आर्ट साइड ये वो देख के वो इतना मत सोचो, ठीक है। और मतलब कभी तो मैथ्स पढ़ी होगी जो आर्ट साइड वाले भी हैं उन्होंने भी। और बाकी ये 2 महीने तैयारी और 4 महीने तैयारी, 6 महीने तैयारी, भाई उनका भी बैकग्राउंड कुछ ना कुछ होता है और कहीं ना कहीं उन्होंने मेहनत की ही होती है। उस मेहनत का ही उनको फल मिलता है, जो हाँ भी वो इतनी कम टाइम में वो कर ले जाते हैं। दैट्स अ वेरी नाइस थिंग फॉर देम, बट यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, ओके। तुम अपना देखो, तुम जिस पेस से चल रहे हो उसको मतलब इंप्रूव करते रहो, दैट्स इट। एंड ओके, और ये मतलब कि छोटे टाउन से हो, बड़े टाउन से हो, सिटी से हो, कहाँ से हो, कोई मैटर नहीं करता। जो कुछ भी है तुम्हारे पास में, तुमको उसको अपना बेस्ट यूज़ करना। और ऑनलाइन स्टडी बहुत अच्छी चीज़ है कि तुम्हें मतलब कि ये बहुत अच्छा है कि ऑनलाइन स्टडी वाला दे रखा है। तो अपना जो कुछ भी है उसमें अपना बेस्ट देने का ट्राई करो, बिकॉज यही तुम्हारे हाथों में, जो तुम्हारे हाथों में तुम वो करो। बाकी सब जो होना होगा वो तो होएगा ही। तुम्हारे जो है ना, जो तुम कर सकते हो, जितना तुम्हारे कंट्रोल में, कहते हैं ना कंट्रोल द कंट्रोलेबल, तो जस्ट कंट्रोल द कंट्रोलेबल। और अपने फर्स्ट अटैम्प्ट तो ये बस इस चीज़ पे मत दिमाग लगाओ। तुम्हारा जो अटैम्प्ट है तुम उसको अपना फाइनल अटैम्प्ट मान के बस अपना बेस्ट दो और कुछ पे सोचो, राइट। और बस इस चीज़ों को ध्यान रखो, अपना बेस्ट दो। एंड आई रियली विश फॉर योर अर्लीस्ट सिलेक्शन। थैंक यू सो मच एंड आई होप कुछ हेल्प मिलेगी। और अगर कोई डाउट वगैरह या कुछ भी नया टॉपिक वगैरह अगर तुम्हें कुछ लग रहा है बता सकते हो। बाकी फ़िलहाल तो मेरे पास, मैं अगर बताऊँ तो इधर तो टाइम है थोड़ा बहुत, एंड पता नहीं आगे मतलब क्या ही मतलब वीडियोस वगैरह का। सो स्टिल आई विल ट्राई कि जितना हो सकेगा मैं ट्राई करती रहूँगी फॉर एवर कि अच्छे से अच्छा कंटेंट और मतलब जो कुछ भी चीज़ें मैं बता सकूँ। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।